इतने लंबे पोल्यूशन से, एयर पोल्यूशन से कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट या ब्रेन पे भी असर आने लगता है। हम अपनी डाइट में जितना भी हो सके, अगर हम वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करें तो जितने रेड येलो कलर के आपके फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसे अपनी डाइट में इंक्लूड करें। दिल्ली में सोमवार को वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया और सुबह 7 बजे AQI 481 तक पहुंच गया था, जिसे बेहद गंभीर श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में भी AQI खतरनाक स्तर पर गया है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी को कड़ी फटकार लगाते हुए कई सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि जब प्रदूषण का स्तर काफी पहले ही 400 के पार पहुंच गया था, तो फिर सरकार ने कड़े कदम क्यों नहीं उठाए। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि सरकार अदालत के आदेश के बिना ग्रेड 4 नहीं हटाएगी। इस बीच सबसे पहले समझते हैं कि AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स आखिर है क्या। किसी भी शहर की वायु गुणवत्ता को एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI से ही मापा जाता है। ये एक शहर का AQI जानने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों को देखा जाता है और उनकी मात्रा को मापा जाता है। AQI स्तर से लोगों को ये पता चलता है कि वायु प्रदूषण बढ़ रहा है या घट रहा है। AQI असल में बाहरी वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य के लिए संचार करने के लिए EPA का एक उपकरण है। AQI में 6 कलर कोडेड कैटेगरी शामिल हैं, जिनमें से हर इंडेक्स वैल्यू एक सीमा के अनुरूप है। AQI मान जितना ज्यादा होगा, वायु प्रदूषण का स्तर उतना ही अधिक होगा और स्वास्थ्य संबंधी चिंता उतनी ही अधिक। उदाहरण के लिए अगर 50 या उससे कम AQI मान है तो ये वायु की अच्छी गुणवत्ता को दर्शाता है, जबकि 300 से अधिक का AQI मान खतरनाक वायु गुणवत्ता को दर्शाता है। 100 या उससे कम के AQI मान को आमतौर पर संतोषजनक माना जाता है। जब AQI मान 100 से ऊपर होता है तो वायु गुणवत्ता अस्वस्थ होती है। जब AQI बढ़ जाता है तो लोगों को बाहर मास्क पहनने और घर के अंदर एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। दिल्ली NCR में प्रदूषित वायु आसमान में सफेद चादर से नजर आने लगी है। इस जहरीली हवा के चलते बच्चों के स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं और साथ ही इससे बचने के लिए लोगों को चेतावनियां भी दी जा रही हैं। लेकिन कामकाजी लोगों के लिए घर से निकलना और इस जहरीली हवा में सांस लेना मजबूरी है। ये प्रदूषित हवा सेहत के लिए हानिकारक है और कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन रही है। ऐसे में NDTV ने बात की डॉक्टर मानव बनचंदा से, जो कि डायरेक्टर हैं रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट के एशियन अस्पताल में फरीदाबाद के, और उनसे जानने की कोशिश की कि प्रदूषण आपकी सेहत को किस तरह से प्रभावित करता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। इसके अलावा हमने ये भी जानने की कोशिश की कि मास्क कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए और उसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। आंखों में होने वाली जलन और गले की खराश पर भी हमने अहम सवाल डॉक्टर से पूछे। इन्हीं सब सवालों के जवाब देते हुए डॉक्टर ने हमसे क्या कहा, आप भी जानें। वायु प्रदूषण आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है। डेली हम देख रहे हैं जो AQI लेवल है 400 पार है। संडे के दिन तो ये 500 के भी ऊपर चला गया। इसका शरीर पे बहुत दुष्प्रभाव है, जो कि शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स या लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हम दोनों देखते हैं। शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स में जो होते हैं, जैसे मरीज को गला खराब होना, खांसी होना, जुकाम होना, आंखों में इरिटेशन होना, ये तो इसके शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जब ज़्यादा लंबा प्रदूषण से किसी को दिक्कत होने लगती है तो उसमें लंग्स वीक होते हैं, जिसको हम लोग COPD बीमारी कहते हैं। इतने लंबे पोल्यूशन से, एयर पोल्यूशन से कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं और भी हम जैसे हार्ट या ब्रेन पे भी असर आने लगता है। कुछ ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो ऑलरेडी किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जिनके लिए वायु प्रदूषण जो है बहुत ही हानिकारक होता है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पेशेंट्स होते हैं वो हैं जिनको ऑलरेडी लंग्स की प्रॉब्लम है, जैसे किसी को COPD है, किसी को दमे की शिकायत है, कोई लंग कैंसर से पीड़ित है। ऐसे पेशेंट्स को जब ऑलरेडी लंग्स में प्रॉब्लम है और वायु प्रदूषण है तो उनके लिए ये डबल इफेक्ट हो जाता है और लंग्स वीक होने से इनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कुछ और भी पेशेंट्स हैं, जैसे हार्ट के पेशेंट्स हो गए, स्ट्रोक के पेशेंट्स हो गए, किडनी के, लिवर के पेशेंट्स, इनकी इम्यूनिटी भी कम होती है, तो इनको भी ऐसी प्रदूषण से ज़्यादा दिक्कत होती है।
फिर कुछ जैसे बहुत छोटे बच्चे, 5 साल से कम बच्चे या बुजुर्ग हो गए तो 70-75 की उम्र के ऊपर बुजुर्ग हैं, इनकी इम्यूनिटी भी नॉर्मली कम होती है, इनको भी वायु प्रदूषण से दिक्कत होने की संभावना ज़्यादा है। मोस्ट कॉमन इल इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूटेड एयर आर मेनली लिमिटेड टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हम देखें तो नज़ला जुकाम होना या गला ख़राब होना या गले में खराश होना आजकल ऑलमोस्ट हर दूसरे व्यक्ति को दिल्ली एनसीआर में हो रहा है। फिर उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं आँखों पे आते हैं, आँखों में बर्निंग होना, इरिटेशन होना, ड्राई आइज़ होना, ये बहुत कॉमन है। उसके बाद अगर किसी को थोड़ी सी भी लंग्स में प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो उसको सांस फूलना, वीजिंग होना या चेस्ट में टाइट फील करना, जिसको हम लोग पोल्यूशन से रिलेटेड अस्थमा कहते हैं या पोल्यूशन से रिलेटेड ब्रोंकाइटिस कहते हैं, ये कॉमनली हम लोग पोल्यूशन से देखते हैं। जब किसी को पोल्यूशन से ऐसी प्रॉब्लम होने लगती है, आंखों में जलन और गले में जलन, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप पोल्यूशन को कम से कम फेस करें, क्योंकि जितना आप उससे कम एक्सपोजर होगा आपको उतना ही बेनिफिट होने वाला है। आंखों की जलन के लिए कुछ आई ड्रॉप्स आती हैं, टॉपिकल आई ड्रॉप्स कहते हैं जिनको हम लोग, जो थोड़ा आंखों को ड्राइनेस कम करती हैं। बाकी अगर फिर भी ना आराम पड़े तो आई स्पेशलिस्ट से आप कंसल्ट कर सकते हैं। गले की इरिटेशन के लिए एंटी एलर्जिक्स हम लोग देते हैं, थोड़ा आप स्टीम ले सकते हैं, थोड़ा गरारे कर सकते हैं, कुछ नेचुरल रेमेडीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं जिससे गला का थोड़ा सा जो इरिटेशन है वो कम हो। पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एक्सपोजर अपना कम करें, एक्सपोजर कम नहीं करेंगे तो दिक्कत बनी रहेगी। N95 मास्क एक बहुत अच्छी चीज़ है ऐसी पोल्यूशन के लिए। इनफैक्ट कोई भी रेस्पिरेटरी बीमारी से बचने के लिए मास्किंग का बहुत एफिशिएंट रोल रहता है और N95 एक बहुत अच्छी क्वालिटी का मास्क है जिससे काफ़ी हद तक अंदर आपके पोल्यूटेंट्स नहीं जाते हैं। पर जैसे हमने देखा कि लोग कोविड में भी पहले तो सबने डाला, फिर धीरे धीरे सब हटाने लग गए। लेकिन आजकल के पोल्यूशन के टाइम पे अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो ज़रूरी है आप एटलीस्ट मास्क लगा के निकलें, N95 नहीं तो नॉर्मल मास्क भी लगाएं, थोड़ा एक्सपोजर आपका डेफिनेटली कम होगा, और N95 लगाएं तो वो और भी बेहतर है। बुज़ुर्गों के लिए भी ज़रूरी है कि वो घर से कम बाहर निकलें, जितना एक्सपोजर अपना कम रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। खासकर ऐसे बुज़ुर्ग जिनको कोई पुरानी प्रॉब्लम जैसे दमा या हार्ट प्रॉब्लम है, उनके लिए तो खासकर ज़रूरी है कि वो ऐसे अभी जो हाईली पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है उसमें कम निकलें। निकलना भी है तो थोड़ा दिन के टाइम, जिस टाइम थोड़ा सा धूप हो जाती है, थोड़ी हवा चलती है, पोल्यूशन लेवल कम होता है, उस टाइम निकलें। अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट जब पोल्यूशन पीक पे है तो उस टाइम घर से बाहर ना निकलें तो मास्क लगा के निकलें। और एक बार घर जाने के बाद अगर अपना गरारे करें तो जो गले में इरिटेंट्स हैं वो निकल जाएंगे। ऐसी छोटी छोटी सावधानियों से आप अपना एक्सपोजर कम कर सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। इंडोर एयर पोल्यूशन एक काफ़ी अलग चीज़ है जो कि अभी डायरेक्टली इस पोल्यूशन से रिलेटेड वैसे नहीं है, लेकिन हाँ, इंडोर एयर पोल्यूशन अलग पदार्थों से होती है। खासकर जिसके घर में कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है या घर में कोई दीवार टूटी हुई है या दीवार पे फंगस लगी हुई है, ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि वो कम रहे। वैसे आजकल एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल भी काफ़ी लोग कर रहे हैं, उसका ज़रूर अगर आपको एक ही कमरे में आप रहते हैं मोस्ट ऑफ द डे तो फ़ायदा होगा, हवा उस कमरे की पोल्यूशन डेफिनेटली कम होगा। दूसरे तरीके हैं जैसे इंडोर प्लांट्स लगाना, जिससे थोड़ा सा आपको ऑक्सीजन बेटर मिले, ये भी आप कर सकते हैं। पर ज़रूर ध्यान रखें कि आपका जो घर के दीवारें हैं और जो कहीं कोई लीकेज ना हो, पानी लीक ना हो रहा हो, दीवारें आपकी स्वस्थ रहें ताकि वो आपको अंदर इंडोर पोल्यूशन तंग ना करे। कुछ स्पेसिफिक इंडोर प्लांट्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड कम निकालते हैं रात को और ऑक्सीजन ज़्यादा दिन में निकालते हैं। उनकी मतलब जो रेशियो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन और ऑक्सीजन एमिशन की, वो ऑक्सीजन के फेवर में रहती है। तो ऐसे इंडोर प्लांट्स अगर आप रखें तो डेफिनेटली जो रूम में ऑक्सीजन है वो बेटर रहेगी और आपकी सेहत को कहीं ना कहीं वो फ़ायदा करने वाले हैं। ऐसे में सवाल आता है कि आप किस तरह का आहार लें जो प्रदूषण के असर को बेअसर करने में आपकी मदद कर सके। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद थी चीफ डाइटिशियन कोमल मलिक, जो कि एशियन अस्पताल फरीदाबाद से ही हैं। जानिए उन्होंने क्या टिप्स दिए जिनका इस्तेमाल कर आप इस प्रदूषण में भी अपनी सेहत को दुरुस्त रख सकते हैं। पोल्यूशन का इम्पैक्ट स्ट्रेट हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ पे पड़ता है और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, डाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे एयरवेज के इन्फ्लामेशन को सेव करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए। एयरवेज के इन्फ्लामेशन को सेव करने के लिए और पल्मोनरी इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए हमें डाइट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट वे में उसे प्लान करना चाहिए ताकि
हम अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ को सेव कर सकें। तो डाइट में बेसिकली प्लांट बेस्ड फूड्स पे ज़्यादा हमें एम्फेसिस रखना चाहिए और एनिमल प्रोटीन या एनिमल फूड्स एंड प्लांट बेस्ड फूड्स को बहुत ही इक्वली डिवाइड करना चाहिए अपनी डाइट में। बिकॉज़ अगर हम दोनों प्लांट बेस्ड और एनिमल फूड्स को इक्वली डिवाइड करेंगे तो जितने भी हमारे एंटी इन्फ्लामेटरी वाइटामिन्स हैं वो हमें अच्छी मात्रा में मिल पाएंगे, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, जो बेसिकली हम इन्हें बोलते हैं कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी या एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स हैं जो हमें अलग अलग तरह के इन्फ्लामेशन से और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं। पोल्यूशन की वजह से जो हमारे एयरवे में इन्फ्लामेशन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स का, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट रिच हैं, उनको डाइट में अप्रोप्रिएट अमाउंट में लेना चाहिए। इनके सोर्सेज जैसे कि हम सबको पता है, विटामिन ए हमें प्लांट सोर्सेज से भी मिलता है और एनिमल सोर्सेज से भी मिलता है। तो हम अपनी डाइट में जितना भी हो सके, अगर हम वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करें तो जितने रेड येलो कलर के आपके फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसे अपनी डाइट में इंक्लूड करें। आप एग्स, चिकन, उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करें ताकि आपकी डाइट प्रोटीन रिच भी हो और वो एंटी इन्फ्लामेटरी भी हो। इसके अलावा हम बात करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट की, जो हम कहते हैं विटामिन सी। विटामिन सी आपको डिफरेंट इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। जैसे आपके विंटर्स में बहुत से फ्रूट्स हैं जो विटामिन सी में रिच है, जैसे ऑरेंजेस, गुआवा, आप उनको रेगुलर बेसिस में अपनी डाइट में इंक्लूड करें। इसके अलावा हम विटामिन ई की बात करते हैं, इसका भी अगेन वही सेम इम्पैक्ट है एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी। तो विटामिन ई के लिए आप वेजिटेबल ऑयल्स को, नट्स, सीड्स, इनको आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। अपार्ट फ्रॉम दिस इम्पॉर्टेंट विटामिन्स, आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। उनके सोर्सेज भी जैसे आपके आलमंड्स हैं, आवाकाडो है, ये ऐसे फूड स्टफ है जिनको आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें और आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको अच्छे रूप में उसमें मिल सकते हैं। इसके अलावा एक फाइटोकेमिकल है जिसे हम बोलते हैं करक्यूमिन, जो बहुत ही ईजिली आपकी हल्दी में मिलता है। ये एक ऐसा मैं कहूँगी सब्सटेंस है जो आप सबके घरों में यूज़ होने वाली हल्दी में होता है। तो हल्दी को हम बहुत ही पुराने ज़माने से हम सब लोग कहते हैं कि वो एंटी इन्फ्लामेटरी रहता है और उसका आपकी बॉडी को डिफरेंट जो विंटर रिलेटेड या पोल्यूशन रिलेटेड जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं उसको वो काफ़ी हद तक प्रिवेंट करता है। तो अगर आप अपनी डाइट मेडिटेरियन डाइट रखते हैं जिसमें बहुत सारे आप प्लांट सोर्सेज को इंक्लूड करते हैं, हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करते हैं, तो आप अपनी डाइट में बहुत से इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को इंक्लूड कर पाएंगे जो आपको डिफरेंट इन्फेक्शन से और जो पोल्यूशन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं उन सब को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। एज अ होम रेमेडी भी हम अपने इन्फेक्शंस को और अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बात करी हल्दी की, जिसमें उसमें एक फाइटोकेमिकल मिलता है करक्यूमिन, जिसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है आपके इन्फ्लामेशन, एंटी इन्फ्लामेटरी और जितने भी बॉडी में इन्फ्लामेशंस हो रहे हैं या इन्फेक्शंस को कंट्रोल और प्रिवेंट करने के लिए। ऐसे ही हमारी किचन में और भी बहुत सारी ईजिली अवेलेबल हर्ब्स एंड श्रब्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत से कॉन्डिमेंट्स हैं जैसे काली मिर्च, आप गले, आपके जो भी थ्रोट इन्फेक्शन है या गले के इन्फेक्शंस है उसको प्रिवेंट करने के लिए आप काली मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप शहद का, जो प्योर आपको शहद मिलता है, हनी जो होता है, वो भी आपको बहुत सारे इन्फेक्शन से आपको प्रिवेंट करता है। आजकल हम हर्बल टीज़ बनाते हैं जिसमें हम थोड़ा सा जिंजर और उसमें काली मिर्च प्लस हम उसमें सिनेमन डालकर उसे बनाते हैं और हम उसे गरम गरम अगर हम उसे सिप भी करते रहते हैं, वो एक ऐसे कॉन्डिमेंट्स हैं जो आपको डेली इन्फेक्शन से रिलीफ भी करता है और आपको बहुत ही सूदिंग इम्पैक्ट रहता है आपकी बॉडी पे, आपके थ्रोट पर। बढ़ते पॉल्यूशन में खुद को सेहतमंद बनाए रखने के लिए आप योग का सहारा भी ले सकते हैं और कौन से योगासन आपको करने हैं ये बता रहे हैं हमारे योगा एक्सपर्ट। पहला आसन त्रिकोणासन। इनहेल, एक्सहेल करें, मैक्सिमम अपने पैरों को खोलें,
अपना दाहिना पैर को बाहर की ओर करें और बायां पैर को भी थोड़ा घुमाते हुए हाथों को बिल्कुल सीधा रखते हुए सांस लेते हुए अपने बॉडी को आगे करते हुए आपको आपके टो को पकड़ना है और यहीं से आपको आपके हाथ को देखते रहना है। लंबा गहरा सांस भरना है, लंबा छोड़ना है। इस पोज में आपको 10 सेकेंड्स होल्ड करना है। वापस इसी तरीके से आना है आपको। याद रखिएगा, इसको मैंने एक साइड से दिखाया, आपको दोनों साइड से करना है 10 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। दूसरा जो आसन है उसका नाम है अश्व संचालन। यहीं से आपको वज्रासन में आते हुए पैरों को सामने की ओर करना है। कोशिश करना है कि आपके पैर दोनों हाथों के बीच में रहे, एक लाइन में। पीछे का पैर बिल्कुल सीधा रखते हुए सांस भरते हुए आपको आपके चेस्ट को एक्सपैंड करना है, इनहेल करना है। हाथों को ऊपर नमस्कार करना है, गर्दन को पीछे रखना है थोड़ा सा और ऊपर देखते हुए लंबी गहरी सांस लेना है, लंबा छोड़ना है। इसको भी आपको एटलीस्ट 10 सेकेंड्स होल्ड करना है और इसको दोनों साइड से करना है आपको। तीसरा जो है वो है रिवर्स प्लैंक, पूर्वोत्तानासना। आपको सीधा बैठना है। इसके लिए दंडासन पोजीशन में आके आपको दोनों पैरों के टोस को बाहर की ओर स्ट्रेच रखना है। हाथों को थोड़ा सा पीछे करना है आपने। सांस लेते हुए एक्सपैंड करना है अगेन अपने चेस्ट को, इनहेल करना है और अपने हिप को धीरे धीरे ऊपर करना है। कोशिश करनी है कि आपके दोनों पैर के टोस ज़मीन से लगे और इसी पोज में बने रहते हुए आपको सांस लेना है और छोड़ना है। धीरे धीरे आपको वापस आना है। जो चौथा है उस आसन का नाम है सेतुबंध सर्वांगासन। आप इसके लिए लेट जाएंगे, अपना हिप को ऊपर करते हुए एल्बोज को इनसाइड करना है आपने। आपके एल्बोज के ऊपर आपके पूरे कमर टिके हुए होने चाहिए। धीरे धीरे एक्सपैंड करते हुए चेस्ट को आपको पैरों को आगे स्ट्रेट कर देना है और इसी पोज में आपको एटलीस्ट 10 सेकेंड्स रुकना है। पैरों को आगे करते हुए धीरे से हाथों को रिलैक्स। आखिरी जो आसन है उसका नाम है गोमुख आसन। उसके लिए आपको पहले वज्रासन में बैठना पड़ेगा। इनहेल, एक हाथ आपके ऊपर से आएगा, दूसरा आपके ठीक नीचे से। आपको कैच करना है हाथों को, लंबा गहरा सांस लेना है और इसी पोज में आपको होल्ड रहना है। ये गोमुख आसन आपको दोनों साइड से करना है 10 सेकेंड्स के ईच।